क्योंकि जब हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि बस लाइफ इज़ हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम अपने आप से वादा कर भी लेते हैं कि अब मैंने कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने आप से झूठा वादा करते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी इंटेंशन साफ़ होती हैं, हम अपना माइंड क्लियर कर लेते हैं और हम एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि अच्छा अब के बाद तो मैंने रिलैप्स नहीं करना, बस बहुत हो गई है, अब मैंने नशों में दोबारा वापस नहीं पड़ना। यहाँ पे रहते हुए हम एक टाइम आता है हम ये सोचते हैं और इस पर हम पक्के हो जाते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्टिविटी स्केड्यूल बनाना शुरू कर देते हैं, रातों को लेट जागना शुरू कर देते हैं, तो मसले आना शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंज का हम किस तरह से अपना कर सकते हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें ना, सारा मसला आता तब है जब हमें लग रहा होता है कि बस क्या करना है, रोज़ तो मैं टाइम पे सोता हूँ, एक दिन अगर मैंने ज़रा लेट सो लिया तो कुछ नहीं होता, इट डजंट मैटर, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, इतना हर्ज नहीं है इसमें कि इतने टाइम से मैं एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ, टाइम पे उठ रहा हूँ, टाइम पे सो रहा हूँ, सारे काम टाइम पे कर रहा हूँ। फिर आ जाता है हमारा डिनाइल हमारा एक प्लेजर की सूरत में आता है, एक कम्फर्ट की सूरत में आता है, और हम जो है एक रात कोशिश करते हैं, हम एक रात प्लान करते हैं कि आज जो है ना मैं ज़रा लेट सोऊंगा। जब वो एक स्टेप 1 इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, स्टेप 1 हमने ले लिया, उसके बाद कोई स्टेप मुश्किल नहीं होता। उसके बाद फिर हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि हम रात को फिर अब लेट ही सो रहे हैं, हम उठ ही नहीं रहे, सुबह उठ ही नहीं रहे, और यहाँ से सारी मसले ख़राब होते हैं, यहाँ से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, मूड इश्यूज़ आते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, एंड फिर सब कुछ होता चला जाता है। तो ये अपने आप के अंदर ना ये सारे डॉट्स को कनेक्ट किया करें, ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या चीज़ है, क्या ज़्यादा भूख अगर लगे तो क्या वो आपके गुस्से को, आपकी इमोशन को ट्रिगर कर सकती है, क्या अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो क्या वो आपके गुस्से को या आपकी किसी भी और इमोशन को ट्रिगर कर सकती है। तो अपने इंटरनल फैक्टर्स को खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, क्या वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे ट्रिगर कर सकते हैं, जो मुझे रिलैप्स की तरफ जा सकते हैं। तो ऑलवेज़ मतलब हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहा करें खुद से। होता ये है कि हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज जो होती है ना, वो अपने बारे में थोड़ी होती है। दूसरों के बारे में हमें सब कुछ पता होता है, वो ये है, वो फ़लाँ है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अपने बारे में हम नहीं जानते होते, हमें अपने इतनी इंसाइट नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा जानें, ट्राई टू गेट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप अपने आप को देखें कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। वंस आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सेंसिबल जो तरीका है अपने ही आपको कंट्रोल करने का, वो एक प्रोफेशनल हेल्प है। उस प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आएँ, लेकिन हम सब प्रोफेशनल हेल्प से भागते हैं। स्ट्रक्चर में आ जाएं, या किसी काउंसलर से बात कर लें, या किसी डॉक्टर से बात कर लें जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उनसे बात कर लें। बट एटलीस्ट ट्राई टू वॉइस इट आउट, एटलीस्ट ट्राई टू से इट इन फ्रंट ऑफ समवन कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, या ये कोई इस तरह का फ़लाँ इशू हो रहा है, मुझे इस चीज़ में मदद की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ से निकाला जाए। बोलना मुश्किल होता है ना, मैसेज कर दिया करें एक, बस बेशक वर्बली या फेस टू फेस मत बोला करें, मैसेज कर दिया करें। मैसेज भी मुश्किल है, पेपर पे लिखकर उनके रूम में रखाया करें, वो बाद में जब मर्ज़ी है वो पढ़ लें। और बहुत इस तरह के बहुत तरीके हैं जिससे हमें हेल्प मिल सकती है, लेकिन हम जो इसके पीछे आपको जानने की ज़रूरत है कि पीछे मेन रीज़न क्या है। क्या डिनाइल है इसकी मेन रीज़न, क्या क्रेविंग्स है इसकी मेन रीज़न कि फैमिली से वॉइस आउट नहीं कर रहे। क्रेविंग्स है तो यही लिखते हैं, उसको मैसेज में लिखते हैं कि ड्यू टू माई क्रेविंग्स आई थिंक मुझसे डिफ़िकल्ट हो रहा है आपसे बात करना, और मैं आपसे बात करना भी चाहता हूँ, आपको शेयर भी करना चाहता हूँ, बट स्टिल मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा है कि मैं किस तरह से आपसे शेयर करूँ। बस इतना सा मैसेज लिख के कर दें। कोई आपको यहाँ पे फैमिलीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी अच्छी एजुकेशन इस मामले में यही दे रहे होते हैं कि जज नहीं करना अपने लव्ड वंस को, किसी भी सूरत में जज नहीं करना। अगर वो आपसे अपनी क्रेविंग्स शेयर करें, शुरू में फैमिलीज़ होती हैं कि इसने हमें कहा है कि मुझे सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, और परेशान हो जाती हैं फैमिलीज़, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, उन्हें फ़ील होता है कि कहीं ये फिर से रिलैप्स ना कर जाए। हम उनको ये चीज़ समझा रहे होते हैं कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़ियर से ऑपरेट नहीं करना। लास्ट टाइम भी हमने फ़ियर पे ही बात की थी कि कितना ख़तरनाक है ये इमोशन अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम इसको राइट वे में इस्तेमाल करें तो ये हमें फ़ायदा ही देता है, लेकिन जब हम इसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत एंगल से यूज़ करना शुरू करते हैं, तब वहाँ पे ख़राबी आती है, और तब वहाँ से फिर हमारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, हमारे बस से बाहर निकल जाती हैं चीज़ें, जिसको फिर हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वॉइस आउट करना बहुत अहम है इस केस में, कि हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, ये कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा।
लेकिन हम इस चीज़ की तरफ आते नहीं हैं। हमें लग रहा होता है कि मैं अपना डॉक्टर खुद हूँ, मैं अपने आप को खुद ठीक कर लूँगा, मैं अपने मसले खुद मैनेज कर लूँगा, उस तरफ हम आते नहीं हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस तरफ हम आए। रिलैप्स की तरफ तो अल्टीमेटली वो चीज़ हमें ले ही जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि अगले दिन ही रिलैप्स हो जाता है। देखिए इसका इम्पैक्ट ना फिर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है कि आप एजिटेटेड रहते हैं, आप इरिटेटेड रहते हैं, बात बात पे आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी फिजिकल बॉडी के लिए ये बड़ी चीज़ अच्छी होती है अगर हम टाइम पे सोएं और टाइम पे देखें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिलैप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर इज़ नॉट सिंगल फैक्टर। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान मतलब टाइम पे नहीं सो रहा तो ही वो रिलैप्स करेगा। उसके साथ मल्टीपल चीज़ें और भी अटैच्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें और अटैच्ड। जब आप इमोशनली रिलैप्स कर चुके हो ना तो आपको पता हो कि आइडेंटिफाई कर लें मेरे इमोशन ज़रा पीक पर हैं, हाइटनड अप हैं, वल्नरेबल हैं, आई नीड टू काम डाउन, स्लो डाउन। ऑल्सो किसी से बात कर लें, स्पेशली अपने काउंसलर से हेल्प ले लें, उनसे पूछ लें कि मैं इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ और अभी मुझे एक स्पेस चाहिए। तो एट दैट राइट मोमेंट जो राइट डिसीजन लेना होता है ना, सारा मसला इसका होता है, हमसे वो राइट डिसीजन लिया जा रहा होता है, हमें हो रहा होता है कि बस हमने अपने तक की चीज़ रखनी है और इससे आगे कुछ नहीं है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिलैप्स से कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन लैक ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। बहुत इससे आपका, जैसे कहते हैं ना कि सिगरेट एक स्लो पॉइजन है, तो जब आप नींद अपनी ख़राब करते हैं ना तो विद इन 2 और 3 वीक्स हम रिलैप्स की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो माइंडसेट में बेसिकली आता ये वो इन जो दो पेशेंट्स, एक की डिनाइल मैनेजमेंट पुअर है, एक की डिनाइल मैनेजमेंट अच्छी है। अच्छी कैसे है कि जब जब डिनाइल वापस आने लगता है वो फ़ौरन से उसको वापस पुश बैक कर देते हैं और डिनाइल वापस चला जाता है। एक ही पेशेंट्स की पुअर मैनेजमेंट इसीलिए है डिनाइल मैनेजमेंट, बिकॉज वो डिनाइल को वापस इजीली आने देते हैं और वो गिव अप कर जाते हैं, उसके आगे जस्टिफाई कर लेते हैं या अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, गार्ड्स ऑन कर लेते हैं उस डिनाइल के आगे, और वो कहते हैं कि बस आई एम हेल्पलेस। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंटेंशनली इस चीज़ को कह रहे होते हैं, डिनाइल तो होता ही हमारे अनकॉन्शियस पे रन कर रहा होता है, तो वो बस अनइंटेंशनली जो है गिव अप कर देते हैं और बस वो हार मान जाते हैं और डिनाइल फिर उनको हावी कर लेता है। तो ये 2 केसेस होते हैं। अब जिस केस में डिनाइल की मैनेजमेंट अच्छी थी, गुड प्रोग्नोसिस था, उस केस में पेशेंट ने अपने आप को रिलैप्स से बचा लिया। इमोशनल रिलैप्स से फिजिकल रिलैप्स की नेक्स्ट, मेंटल के बाद फिजिकल रिलैप्स नेक्स्ट स्टेज है, तो उस स्टेज से बचा लिया और वो बच गए रिलैप्स से। अल्टीमेटली हुआ फ़ायदा उन्हीं का, क्योंकि उन्होंने अपनी डिनाइल पे ग्रिप हासिल कर ली हुई है। उन्होंने सीख लिया है कि जब जब मेरा डिनाइल वापस आएगा तो मैंने इसको कैसे वापस भेजना है, वो क्या रास्ते हैं मेरे ब्रेन में जिस तरीके से मैं इनको वापस भेज सकता हूँ। इस चीज़ की प्रैक्टिस अगर हम करते रहें और इस चीज़ को हम सीखते रहें कि हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिनाइल का एक एंटीडोट कहा जाता है कि ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज़ बेसिकली द एंटीडोट फॉर डिनाइल। कि खुद फरेबी जो डिनाइल का एक इतनी बड़ा मसला है, इसकी सबसे बड़ा जो एंटीडोट है जिससे हम मसले को हल कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। कि अगर हम अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, इस बात को तस्लीम कर लें कि येस आई एम अ रिकवरिंग एडिक्ट एंड आई नीड कि मैं किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रहूँ, मैं किसी ऐसी फोर्स के साथ जुड़ा रहूँ जिससे मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट और हेल्प मिलती रहे, जिससे मुझे मदद मिलती रहे, जिससे मुझे मैं नरिश करता रहूँ, मैं ग्रो करता रहूँ, इंस्टेड कि मैं पीछे की तरफ चलता रहूँ। ये चीज़ अगर हम एक्सेप्ट कर लें, इस चीज़ को हम एडमिट कर लें, तो फिर हमारे रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट होता ऐसे नहीं है, हम नहीं एडमिट कर पाते। सबसे बड़ा मतलब हर्डन्सी यहाँ पे आती है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते और हम वहीं पे स्टक रहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई नो कि मैंने अपने ऊपर कैसे ग्रिप हासिल करनी है। जब यहाँ से 100 डेज़ कंप्लीट होते हैं, उसके बाद से कुछ टाइम पीरियड होता है फिक्स, जिसमें आपने फॉलोअप्स मेंटेन करने होते हैं और अपने आप को एक प्रॉपर रूटीन में लेकर आया जाना होता है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप उस टाइम पे वल्नरेबल हैं, अभी करंटली आप वल्नरेबल हैं, यहाँ से फ़ौरन बाहर जाते साथ ही तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते शुरू, बिकॉज एक स्ट्रेस पड़ेगा और उस स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट आप ही के ऊपर पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा होता है, बिकॉज इसमें कल को फ्यूचर प्लानिंग में अगर हम देखें तो कल को फ़ायदा हमारा अपना ही हो रहा होता है। फ़ायदा इसे हमें मिल रहा होता है कि हमने कितनी अच्छी तरफ हमारी रिकवरी जा रही होती है, लेकिन हम कह रहे होते हैं कि नहीं, बस 100 दिन मैंने गुजार लिए तो बहुत एहसान किया है मैंने, फैमिली पे भी और खुद पे भी, अब तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अब तो कोई ऐसा इनाम मिलना चाहिए मुझे इस पूरे 100 दिन करने का कि बस मैं बहुत अच्छा काम किया, क्लीन हो चुका हूँ, तो अब तो मुझे इसको एक कुछ करके तो मैंने वापस से अपनी लाइफ में आना है। ये चीज़ हमें इस फिर डिनाइल की तरफ ले जाते हैं। होता ये है कि जो पेशेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आगे एक फायरवॉल क्रिएट कर लेना, नो डाउट,
लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो अभी हमने टाइम टेन्योर एक रखा हुआ है कि जिसमें हम फैमिली को कहते हैं कि अच्छा आपने ये जो स्टैंड्स लगाते हैं कि एक रिट एस्टेब्लिश करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि स्टैंड्स जो है प्रॉपरली फॉलो हों, उसका मकसद ये होता है कि ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अगर इस पीरियड ऑफ टाइम में आप अपनी एक रिकवरी को मेंटेन करते हैं, आप सारे स्टैंड्स फॉलो करते हैं, कंप्लाइंस देते हैं, एक तो इसमें फ़ायदा आपका है, सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर शिफ्ट होनी है एट द एंड। हम ये तो नहीं कहते कि सारी ज़िंदगी कारोबार नहीं करना, हम ये तो नहीं कहते कि सारी ज़िंदगी पढ़ाई नहीं करनी, एजुकेशन नहीं करनी, करना है, सब कुछ करना है, बट एक जब प्रॉपर टाइम आएगा उस चीज़ का, उस टाइम पे ये सब चीज़ों से गुजर। लेकिन अभी शुरू की स्टेज में ना, इनिशियल स्टेज के में आउटडोर्स होने के बाद पेशेंट्स वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एक पूरा एक मतलब हैवी अमाउंट ऑफ पीरियड जो है वो यहाँ पे इंडोर्स में स्पेंड किया होता है, तो टाइम चाहिए होता है एक एडजस्ट करने को अपने आप को। तो इसीलिए ये चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े टाइम के लिए पेरेंट्स को दी जा रही होती है, लेकिन उन्हें हम ये बता रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि हम फैमिलीज़ को कहते हैं ना कि अपने बच्चों को एक अलग एंटिटी समझें, वो अलग है, आप अलग हैं, आप दोनों एक नहीं हो सकते। दो इंसानों को, आप दो इंसान जो एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है, आप उन दोनों को एक नहीं कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो पेरेंट्स की कंट्रोलिंग नेचर होती है, हम तो उनसे कह रहे होते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है। पेशेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने देनी है, उन्होंने ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। येस, एक्टिव एडिक्शन में ये होता है कि पेरेंट्स ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेशेंट्स की अपने सर ली होती है, सारे पेशेंट्स के काम जो हैं वो पेरेंट्स खुद कर रहे होते हैं कि इसे कोई तकलीफ़ ना हो, ये किसी मसले में ना पड़े, हम कर लेते हैं, ये कोडिपेंडेंसी का ही साइन है। लेकिन फैमिलीज जो आपस में ये बात करी होंगी ना, वो इस हवाले से होगी कि आफ्टर मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन रिकवरी, नाउ पेशेंट्स को चाहिए, वो जो माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी वाला कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट्स ने अपनी फैमिली के साथ बड़ा कुछ किया होता है एक्टिव एडिक्शन में, तो वो जब इजाफ़ी कर रहे होते हैं ना, वो इजाफ़ी इस तरह से होती है कि पेरेंट्स को खुश रखने की कोशिश करें, कि वो आप इजाफ़ी कर रहे होते हैं, एक एडिशनल एक्शन होता है आपकी तरफ से। वही बात आ जाती है ना कि केयर गिवर बनना है, हमने केयर टेकर नहीं बनना। तो फैमिलीज़ को भी यही कहा जा रहा होता है कि आपने केयर टेकर नहीं बनना, बल्कि केयर गिवर बनना है, सिर्फ देनी है, ख्याल रखना है, ये नहीं करना कि बस सारी ज़िंदगी उसी को सेट कर दिया है और सारी ज़िंदगी बस उन्हीं को लेकर साथ चलना है। येस, केयर गिव करनी है, आपने अपनी जो आपकी केयर है, जो आपने ख्याल रखना है, वो सिर्फ उनको देना है और साथ में अपना ख्याल भी रखना है। फैमिलीज़ को ये कहा जा रहा होता है, पेशेंट्स को भी एट द एंड यही चीज़ कही जा रही होती है कि पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उसके बाद एडिशनल एक्शन जो है वो फैमिली को खुश करने वाला, और जो कि होना भी चाहिए। फैमिलीज़ को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, माँ बाप को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर। हाँ, अगर वो हैं तो वो को डिपेंडेंट है। और बच्चों को भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने भी, हम पेरेंट्स को यही एजुकेशन दे रहे होते, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, सबका अपना सेल्फ है, सब अपने ह्यूमन अपने अलग अलग तौर पर एक। इसी तरह एक इंसान जो बीमार है, उनको कैसे इमोशनल इंडिपेंडेंस दे दी जाए। येस, वी से दैट कि देनी चाहिए, और एक टाइम आएगा जब आपको ये चीज़ मिल जाएगी, बट तब जब आपकी एक रिकवरी एक प्रॉपर एक कांस्टेंट स्टेट के ऊपर होगी। ऐसे एकदम से हम डिमांड नहीं कर सकते कि ट्रस्ट, जो हम कह रहे होते हैं ना कि मुझ पे एक बार फिर ट्रस्ट करके देखो, एक मौका और देकर देखो। हो सकता है एक्सीडेंट तो अल्लाह ना करे कभी भी हो सकता है, इस चीज़ की गारंटी है। वो हो सकता है गाड़ी में कोई ख़राबी निकल आए, तब अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो किस मुँह से फिर ये चीज़ कहेंगे कि मुझ पर ट्रस्ट करो दोबारा, तब तो उनका फॉल्ट भी नहीं होगा। इसी तरह इलाज भी ऐसा ही है कि हम बीमार होते हैं, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, हमारी इंटेंशंस प्योर होती है। अपनी इंटेंशंस फैमिलीज़ को शो कराएं थ्रू योर एक्शंस के थ्रू। हमारे एक्शंस इस तरह से होने चाहिए, हमारा जेस्टर्स इस तरह से होना चाहिए कि अगलों को खुद ही शो होना शुरू हो जाए कि हम ट्रस्टवर्दी हैं। हमने ये नहीं कहना कि मुझे ट्रस्ट करें, शो करवाना है सिर्फ ये अपने बिहेवियर्स, अपने एक्शंस के थ्रू। वो चाहते हैं कि वो आप सब पे ट्रस्ट करें, आप अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से स्पेंड करें, अच्छे तरीके से स्पेंड करें। आप सब पेरेंट्स की यही ख्वाहिश है। कोई है ऐसा पेरेंट जो ये कहता हो कि मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से स्पेंड करें और एक अच्छी अपनी लाइफ में एक सोब्राइटी मेंटेन कर लें? ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा, सबकी यही ख्वाहिश होती है, बट इस चीज़ को टाइम लगता है। सो पेशेंस इज़ द की फॉर दैट, कि अगर हम तहम्मुल मिजाजी के साथ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ग्रेजुअली चलते हैं, छोटे छोटे मिनी स्टेप्स लेकर चलते हैं ना, फिर आगे आसानी आती है। रश करेंगे चीज़ों को तो हमें वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। कि जब हम एक इमोशनल कॉस्ट दे रहे होते हैं, हम इमोशनल रेसिपिएंट बने होते हैं, तो उसी केस में हमें फिर इमोशनल गिवर भी बनना चाहिए कि हम इमोशंस का जवाब इमोशंस के थ्रू ही दें।
फाइनेंशियल एड को एक जगह पे साइड पे रखें, येस दे ऑल्सो एग्जिस्ट, उनकी अपनी एक अलग वैल्यू है फाइनेंशियल एड। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, कि पेरेंट्स गलत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं गलत चीज़ों के साथ, कि अगर हमने इसको गाड़ी लेकर दी है तो इसका फ़र्ज़ है अब कि ये हमारी टांगें दबाए। ठीक है, ये एक एसोसिएशन, ये एक जो हमने एक बिल्ड कर ली हुई है, एक एसोसिएशन बना ली हुई है कि अगर हमने इसको ये चीज़ ख़रीद के दी है तो नाउ दैट इसको चाहिए कि ये हमारा शुक्रिया अदा इस तरीके से करे। लेकिन और भी बहुत से तरीके होते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स ये खुद से डिमांड करें तो व्हाई नॉट डू इट। इसमें कोडिपेंडेंसी बेसिकली होती क्या है? रिलेशनशिप एडिक्शन, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेसिकली रिलेशनशिप एडिक्शन होती है। अगर हम आसान अल्फाज में इसको डिस्क्राइब करें, रिलेशनशिप एडिक्शन होना, कि हम हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, नीड्स हमारी ख़त्म हो जाना। आज हमने 10 टास्क फॉर कोडिपेंडेंसी इसी चीज़ पे डिस्कस करना था कि पहला टास्क ही ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी नीड्स को साइड पे रख दें, लव्ड वन की नीड्स को साइड पे रखते हैं। लेकिन हमारी एज अ पेरेंट कोशिश क्या होती है कि हम दोनों की नीड्स को मर्ज कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं खुद से, ये मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि एज अ पेरेंट हम ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि हमारी अपनी नीड और जो हमारे लव्ड वन की, हमारे बच्चों की नीड है, वो दोनों की एक नीड बन जाए। ऐसा ही है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा होता। और यहाँ से जब क्लैश आता है तो पेरेंट्स में ये बीमारी आना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को मतलब अपनी नीड्स जो है वो बिल्कुल साइड पे रख देते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं। भूख प्यास किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल नहीं रहता, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। ये सारी वो वजूहात हैं जो कि उनकी अपनी नीड्स हैं। ये सारी वो चीज़ें जो उनकी एक पेरेंट की अपनी नीड है, बट वो अपनी इस नीड को बिल्कुल ख़त्म करके, कट ऑफ करके अपने पेशेंट्स की नीड्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर लेते हैं। अगर वो खुश तो हम खुश वो उदास तो हम उदास, वो बताएंगे खाने में क्या बनेगा तो वही बनेगा। लोगों को क्या जवाब देंगे हम कि कहाँ हमारा बच्चा क्या करता है, कौन सा नशा करता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम किसी से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। हम अपने लव्ड वन को दलाइल देते हैं, बहुत सारी जस्टिफिकेशंस देते हैं बहुत सारी। तो कोडिपेंडेंसी का बेसिकली पहला टास्क ही ये है कि स्टार्ट पुटिंग योर ऑन नीड्स फर्स्ट, कि अपनी नीड्स का ख्याल रखना शुरू कर दें एज अ पेरेंट। और पेशेंट्स के लिए भी यही चीज़ है। तो ये हम अपनी नीड्स को एज अ पेरेंट बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। हमें ये भूल जाता है कि हमारी भी कोई ज़ात है, या हमारी भी कोई पर्सनैलिटी है, या हम भी एग्जिस्ट करते हैं। हम अपने आप को इतना अपने आप को अटैच कर लेते हैं अपने लव्ड वन के साथ कि हमें कोई वे आउट नज़र ही नहीं आता है। फिर हमें होता है कि नहीं, मेरा तो अब गुजारा नहीं है, जब तक ये ठीक नहीं होगा हम भी ठीक नहीं हो सकते। अक्सर फैमिलीज़ ये चीज़ कंप्लेन करती हैं, जब हम फैमिली सेशंस में होते हैं, फैमिलीज़ कहती हैं आप मेरे पे काम करना छोड़ें, आप मुझसे बात करना छोड़ें, आप मुझे बताएं वो खाना ठीक कर रहा है, आप मुझे बताएं वो ठीक तो है ना, उसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अच्छा, आपने सबसे स्पेशल उसको ट्रीट करना है। प्लीज़ आप ये हमसे, ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने सबसे स्पेशल उसको ट्रीट करना है और ज़रा अपने बच्चों की तरह रखना है उसको। इस तरह से फैमिलीज़ कह रही होती है। हम उनको जितना सिखा सकती हैं उनको सिखाएं, हमें मत सिखाएं। हमें क्या ज़रूरत, वो ठीक हो जाएगा तो हमारे लिए यही काफ़ी है। नहीं मानने क्यों? क्योंकि हमें उनकी भी फ़िक्र है और हमें आपकी भी फ़िक्र है। हमने एक पूरा फैमिली डायनामिक ठीक करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आए हैं तो हमने तो अपने करने वाले काम करने हैं, उसमें तो हम कोई कमी कोताही नहीं करेंगे। फैमिली भी अफेक्ट होती है और हमने तो अपने करने वाले काम करने हैं, हम तो नहीं उससे रुकेंगे। हमारे लिए तो बड़ा काम आसान हो जाएगा अगर फैमिली ऐसे कहे कि आप हम पे काम ना करें, हमारे बच्चे पे काम करें। हम कहेंगे चलें ठीक है, बट ऐसा करना नहीं है। इससे डैमेज होगी, पेशेंट्स भी एट दी एंड डैमेज होते हैं, फैमिली का डायनामिक भी डैमेज होता है। अगर जब कोडिपेंडेंसी होती तब है जब दोनों पार्टीज़ को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। नुकसान कैसे? कि वो अपनी नीड्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं पेरेंट्स, बल्कि वो आपकी नीड्स का ख्याल रख रहे हैं। उनकी नींद ख़राब हो रही है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है, उनको कभी ब्लड प्रेशर हो रहा है, कभी वो डायबिटिक हो रहे हैं, हार्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं, स्ट्रेस लेकर और स्ट्रेस एंजाइटी लेकर, टेंशन लेकर। क्यों? क्योंकि उनकी सारी अटेंशन और सारा फोकस आपकी तरफ है। वो अपने तरफ बिल्कुल उन्होंने फोकस ख़त्म कर दिया हुआ है, अपनी तरफ अटेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है। ना वो खा पी ठीक से रहे हैं, ना वो किसी से मिलजुल रहे हैं। दैट इज़ वन कि जहाँ पे ख़राबी आ रही है और नुकसान उनको हो रहा है, यहाँ पे कोडिपेंडेंसी आती है। तो इंस्टीट्यूशन और पेशेंट्स के दरमियान कोडिपेंडेंसी का ताल्लुक बनता नहीं है क्योंकि ख़राबी नहीं आ रही होती। इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको तो हमेशा हेल्प ही मिलेगी, अच्छी एडवाइस मिलेगी, अच्छी मतलब कोई ऐसी एडवाइस मिलेगी जिससे आपको हेल्प होगी,
नुकसान कोई नहीं होगा, तो वो फिर कोडिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं आती है। लेकिन वो ये कह रही होती है कि हमें तो क्यों बता रहे हैं आपकी इनेबलिंग नहीं करनी या प्रोवोकिंग नहीं करनी, हमें क्यों बता रहे हैं बातचीत कैसे करते हैं, ये हमें नहीं बताएं, आप बस उसको ठीक करें किसी तरीके से, उसके दिमाग में ये बात डाल दें कि नशा ख़राब है, नशा करना अच्छी बात नहीं है, बस उसके बाद उसके दिल में ये बात डाल दें। हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ एजुकेशन से आती है, अवेयरनेस से आती है, उसके लिए आपने भी सीखना है और हम भी पेशेंट्स को सिखा रहे हैं, ये चीज़ हम उनको समझाते हैं। तो ये उनकी कोडिपेंडेंसी बोल रही होती है, क्योंकि वो अपनी ज़ात को भूल चुके होते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं, उनके नज़दीक वो बिल्कुल मैटर नहीं कर रहे होते। उनके नज़दीक ये चीज़ होती है कि हमें अपनी कोई परवाह नहीं है, हमें अगर सारी अटेंशन चाहिए, सारा फोकस चाहिए तो आप उनको दें, हमें नहीं दें, हम ठीक है ऐसे। हमारा तो गुजारा पहले भी हो रहा था, तो हमारा गुजारा तो अब भी हो ही जाएगा, बस आप उधर सारा फोकस रखें। जब देखें हम उन्हें कहते हैं कि सेल्फ़ केयर करनी है, हम फैमिलीज़ को ये कहते हैं कि अपना ख्याल रखना शुरू करें, अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करें और अपनी नीड्स का ख्याल रखना शुरू करें, ज़्यादा तो नहीं, बस अपनी नीड्स का। आपने भूखा नहीं सोना, आपने नींद पूरी करनी है, आपने लोगों से मिलना जुलना भी है, अपना ख्याल रखना है, अपनी सारी बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स जो है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। हम उनको ये कह रहे होते हैं, शुरुआत यहाँ से करनी है, आहिस्ता आहिस्ता फिर सेल्फ़ केयर को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाए। फैमिलीज़ को कहते हैं कि आपने अपने जो है रिलेटिव से भी मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, जिससे मिलना है सबसे मिलें, लेकिन वो आउट ऑफ शेम नहीं मिल रहे होते। वो उनमें ये चीज़ होती, लोग पूछेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पे है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, हम क्या जवाब देंगे, हमारे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ होगा नहीं, हम कैसे हैंडल करेंगे, शर्मिंदगी बहुत होगी, कैसे सामना करेंगे। बेहतर यही है कि हम किसी से मिलते ही नहीं हैं, कि उनके माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि हमारा बच्चा रिहैब में है और हम कैसे मूवी देखने चले जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे अपने आप को खुश कर लें, वो वहाँ पे पता नहीं किस हाल में होगा और हम अपने आप को खुश करने के लिए यहाँ जा रहे हैं और वहाँ। अलॉट ऑफ टाइम्स ऐसे भी हो रहा होता है कि एज अ फैमिली हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहता किसी से मिलने में या कहीं जाने में या कुछ अपने इंटरेस्ट का कर लेने में, हमारी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी होती है हमें ख़ुद को लेकर। ये चीज़ भी बड़ी डैमेजिंग होती है, यहाँ से भी बड़ी ख़राबी पैदा होती है, क्योंकि हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि हमने अपने आप को किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से मैनेज करना है। हमारा सारा फोकस, सारी अटेंशन, सारी मोटिवेशन कहाँ इन्वेस्ट होती है कि हमने बस अपने लव्ड वन को किसी तरीके से ठीक करना है। हम फैमिलीज़ को कहते हैं कि आपने अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है, आपका लव्ड वन विद टाइम ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप हम पे काम करें, आप कह रहे हैं कि खुद पे काम करें, दैट इज़ बेस, ये होती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।